नमस्कार, 9 की 9 खबर देख रहे हैं आप और मैं हूं आप सबके साथ अनूप। सबसे पहले बात सांसों के उस गुनहगार की जो पुलिस की गिरफ्त में आ चुका है। दिल्ली क्राइम ब्रांच के हत्थे नालंदा का कुख्यात साइबर अपराधी छोटू चौधरी चढ़ गया। छोटू चौधरी पर कोरोना महामारी के दौरान कई राज्यों में हजारों लोगों को झांसा देकर ठगी करने का आरोप है। बिहार शरीफ के सारे थाना क्षेत्र के बहादुरपुर से दिल्ली साइबर क्राइम और स्थानीय पुलिस ने छोटू को पकड़ा है। छोटू चौधरी के पास एक स्कॉर्पियो बगैर नंबर प्लेट के बरामद की गई। कोरोना महामारी के दौरान छोटू चौधरी मरीजों और उनके परिजनों को ऑक्सीजन और जरूरी दवाइयां मुहैया कराने के नाम पर ठगी करता था। इस मामले की शिकायत मिलने के बाद से ही छोटू चौधरी की दिल्ली साइबर क्राइम को तलाश थी। छोटू के 300 से अधिक गुर्गे सोशल साइट्स के जरिए लोगों से ठगी करते थे। फिलहाल छोटू चौधरी को दिल्ली ले जाने की तैयारी चल रही है और अब तक की जांच में यह भी बात सामने आई कि साइबर ठगी से छोटू ने अकूत संपत्ति हासिल की, जिसमें से नवादा के वारसलीगंज के साथ साथ पटना में आलीशान मकान भी है। वैश्विक महामारी कोरोना के अवसर मानकर दवाई और ऑक्सीजन के नाम पर कोरोना काल में ठगने वाले मुख्य सरगना छोटू चौधरी को नालंदा पुलिस से गिरफ्तार कर लिया है। यह गिरफ्तारी नालंदा पुलिस और दिल्ली साइबर टीम के द्वारा की गई है। बता दें कि यही गाड़ी है जो स्कॉर्पियो है, वो दिल्ली से चलकर यहाँ नालंदा पहुँची थी और इसमें साइबर की टीम यहाँ नालंदा पहुँचकर स्थानीय पुलिस की मदद से छोटू चौधरी जो कि सारे थाना क्षेत्र के बहादुरपुर गाँव में छिपी हुई थी उसे गिरफ्तार कर लिया और गिरफ्तार करने के बाद यहाँ अभी रखे हुए हैं। यहाँ तक कि उसे और पूछताछ चल रही है कि और इसके गिरोह में कौन कौन है। बता दें कि छोटू चौधरी के गुर्गे करीब 300 बताए जाते हैं और सभी से ये ठगी करवाते थे और खुद ठगी में शामिल रहते थे, जिसका खुलासा उस शिकायत मिलने के बाद किया गया और पुलिस उसे गिरफ्तार कर राहत की सांस ली है और बड़ी सफलता हासिल की है। लेकिन अभी मामला ये है कि यहाँ पर कितनी संपत्ति अर्जित की है और कहाँ संपत्ति खरीदी है। लेकिन यह सबसे बड़ी बता दें कि सारे के अंबा में और बरसलीगंज के साथ साथ पटना में भी अंकुर संपत्ति अर्जित की है। साथ ही जो स्कॉर्पियो है जो बिना नंबर प्लेट की है वो इसके नाम से है और ये कुछ दिन पूर्व खरीदी थी। अब लेकिन ये जांच के बाद ही स्पष्ट हो पाएगा कि गाड़ी किसके नाम से है। लेकिन सूत्रों को जो बताया जाता है कि जो स्कॉर्पियो है छोटू चौधरी का है और पुलिस इसे बरामद की है। नालंदा से न्यूज़ 18 के लिए अभिषेक कुमार। और देखिए, कोरोना की दूसरी लहर के वक्त जब पूरा देश परेशान था तो छोटू चौधरी और उसके गुर्गे लोगों को लूट रहे थे। इस खबर को जरा समझते हैं। ऑक्सीजन और जरूरी दवाओं की कमी हो गई थी इस दौरान जब कोरोना अपने पीक पर था और अपने 300 गुर्गों की मदद से छोटू चौधरी है वो सोशल साइट्स पर नजर रखता था। मदद के बहाने लोगों से साइबर ठगी की जाती थी, मदद का झांसा दिया जाता था, लोगों को ठगा जाता था। कई मरीजों के पैसे भी चले गए और जिंदगी तक नहीं बच पाई। देश के करीब आधा दर्जन राज्यों में छोटू का नेटवर्क फैला हुआ था, लेकिन अब उसकी गिरफ्तारी हुई है और कहा जा रहा है कि कई और खुलासे भी इसे लेकर होंगे। आपने खूब सुना होगा कि रक्तदान जीवन दान है, लेकिन पूर्णिया में जीवन बचाने के महान काम को लोगों ने काले कारोबार में बदल दिया। स्वास्थ्य विभाग और पुलिस की संयुक्त छापेमारी में इस काले कारोबार के 2 सरगना को रंगे हाथ पकड़ा गया है। दरअसल सदर थाना इलाके और खजांची हाट थाना क्षेत्र में खून निकालने और बेचने का अवैध कारोबार चल रहा था। सदर थाना के वार्ड संख्या 42 में राजकुमार नामक युवक ने 1 साल पहले यहां घर खरीदा और उसी में खून का अवैध कारोबार शुरू किया। छापेमारी कर इस घर में फ्रिज में रखे 37 यूनिट अवैध खून बरामद किया गया। यहां नशेड़ियों को बुलाकर उनका खून लिया जाता था। वहीं हनुमान बाग से संजीव शाह को भी उनके घर से पकड़ा गया और उनके घर से 21 यूनिट खून बरामद किया गया। दोनों के खिलाफ सदर और खजांची हाट थाना में प्राथमिकी दर्ज करा दी गई है। जो कि कप्तानपाड़ा सदर थाने के अंतर्गत पड़ता है, उसके यहाँ करीब 37 यूनिट ब्लड डीप फ्रीजर के साथ पकड़ाया गया और एक दूसरा जो के हाट थाने में पड़ता है उस व्यक्ति का नाम श्री संजीव कुमार शाह 42 वर्षीय है, जो जिनका स्थायी पता जानकी नगर पूर्णिया है, कि यहाँ भी इसी तरह का संचालित हो रहा है अवैध रूप से।
पूर्णिया में खून के काले कारोबार का एक बड़ा खुलासा हुआ है। मैं अभी मौजूद हूं पूर्णिया के वार्ड नंबर 42 के कप्तान पाड़ा में, और आप देख सकते हैं कि यही वो मकान है जिसमें खून का काला कारोबार पिछले 1 साल से चल रहा था। हमारे साथ यहाँ पे कुछ लोग हैं, आइए इनसे बात करते हैं। चाची, क्या नाम हुआ आपका? उर्मिला देवी। ये क्या यहाँ पे चल रहा था, कब से चल रहा था? ई साल भर से चले छे। की सब होते रहे? ओ बचवा सब होते रहे, ओकर सब खून तून निकाल लेते रहे। अच्छा, किस टाइप का लड़का सब आता था यहाँ? वह 20-25 साल 15 साल वह लड़का सब पिछले 1 साल से चल रहा था। कौन कर रहा था ये? राजकुमार। नाम हुआ आपका? मेरी पिंकी सिंह। ये मकान राजकुमार ने ही खरीदा था? नहीं, राजकुमार खरीदा था। हाँ। मकान अच्छा, 1 साल हो गया, जून में लिया था ये मकान। तो उसके बाद क्या हो रहा है? यहाँ पर ब्लड बेच रहा था, निकाल के बच्चे से 15 से 25 साल की उम्र के लड़का सब रहता था यहाँ। किस टाइप का लड़का आता था यहाँ पे? गरीब बच्चा सब था, गरीब घर का बच्चा सब था, और ज़्यादा अथियो रहता था यहाँ। जो नशा उशा का सेवन? हाँ, नशा का सेवन करता था। अच्छा। जब यहाँ पर खून बेचने आते थे तो हम लोग को देखते थे, बाहरी लड़का सब आते थे, तो हम लोग सोचे कि ये सब क्यों आ रहे हैं। तब देखने के उन लोग को चेहरा से पता चलता था कि वो लोग ब्लड बेच रहे हैं। और दूसरी बात रहा, यहाँ पर हम लोग का मोहल्ला में छोटा छोटा बच्चा है जो अपना शरीर का खून बेच सकता है, तो हम लोग का बच्चा को किडनैप नहीं करेगा उसका क्या गारंटी है? किसी के घर में चोरी नहीं करेगा उसका क्या गारंटी? ज्यादातर ना ऑटोमेटिक नशेड़ी और कुछ ऑटो वाला ही आते थे, बाद बाकी और कोई नहीं। नॉर्मल आदमी क्या ब्लड देगा? हाँ, एक ही इंसान का जिंदगी से खिलवाड़ नहीं हो रहा है। जिसका ब्लड निकाल रहा है उसका भी जिंदगी से खिलवाड़, और जिसको दे रहा है उसका भी जिंदगी से खिलवाड़, दोनों। बाद में जब समझे तो हम लोग 2 बार 3 बार समझाए, नहीं समझा तो लास्ट में कल क्या करेंगे, मजबूरी था। क्या नाम हुआ आपका? कविता झा। तो ये यहाँ के स्थानीय मोहल्ला के लोग हैं, और ये लोग भी इस कारोबार से परेशान हैं। और इन लोगों का कहना है कि यहाँ पे स्मोकर जो नशा का सेवन करता है, वैसे लोग आते थे यहाँ पे, और पिछले 1 साल से यहाँ पे ब्लड के काले कारोबार का धंधा चल रहा था। लेकिन प्रशासन अभी तक मूक दर्शक बनी हुई थी, प्रशासन को अभी तक जानकारी नहीं था। लेकिन मोहल्ले वालों ने जब इसकी जानकारी प्रशासन को दी तो कल रात इसी घर से भारी मात्रा में अवैध खून बरामद हुआ, और यहाँ एक राजकुमार नाम के एक युवक को गिरफ्तार किया गया है, और फिलहाल पुलिस मामले की तफ्तीश कर रही है। बहरहाल देखना है कि आगे इस मामले में क्या बड़ा खुलासा हो पाता है। कुमार प्रवीण, न्यूज़ 18, कप्तान पाड़ा, पूर्णिया। और कोरोना की तीसरी लहर को लेकर भीड़ भाड़ वाली जगहों पर लगातार सख्ती देखने को मिल रही है, लेकिन रांची रेलवे स्टेशन पर आज सुबह कोरोना जांच को लेकर बेहद लापरवाही का नजारा दिखा। सुबह 7:30 बजे तक रांची रेलवे स्टेशन पर कुल 5 ट्रेनें पहुंच चुकी थी, लेकिन इन ट्रेनों से उतरे यात्री बिना जांच के ही बिना रोक टोक के रेलवे स्टेशन से बाहर निकल रहे थे, जबकि स्टेशन पर इस दौरान मेडिकल टीम मौजूद थी। यात्री मेडिकल टीम के पास से ही बिना जांच के गुजरते रहे, लेकिन यात्रियों को एक बार भी जांच के लिए नहीं रोका गया। इस दौरान आरपीएफ के जवान जरूर स्टेशन पर यात्रियों को कतारबद्ध तरीके से बाहर निकालते दिखे, लेकिन कोरोना जांच को लेकर कोई मुस्तैदी या सख्ती नजर नहीं। रांची रेलवे स्टेशन का जायजा लिया हमारे सहयोगी संजय कुमार सिन्हा ने। कोरोना की तीसरी लहर को लेकर के जांच व्यवस्था किस तरह मुकम्मल है, इसकी एक वानगी आपको रांची रेलवे स्टेशन पर दिखाते हैं। हम इस समय खड़े हैं रांची रेलवे स्टेशन के जहां प्रवेश द्वार है, जहां से यात्री निकलते हैं। हम वहां पर खड़े हैं। आप देख सकते हैं कि सुबह से अब तक 4 ट्रेनें आ चुकी हैं, और घड़ी में इस समय 7:20 हो रहे हैं, लेकिन अभी तक स्टेशन पर जो जाँच की व्यवस्था है वहाँ पर मेडिकल टीम बैठी है, लेकिन देख रहे हैं कि मेडिकल टीम कोई एक्टिव नहीं है, कोई भी जांच वहाँ पर नहीं हो पा रही है। यात्री सीधे निकल कर जा रहे हैं, उनकी कोई स्वास्थ्य जांच नहीं हो रही है। और इस तरफ जहाँ हम खड़े हैं यहाँ पर तो कोई टीम मौजूद ही नहीं है। सीधे यात्री यहाँ से निकल के सीधे स्टेशन से बाहर क्यों निकल रहे हैं? कहाँ से आ रहे हैं सर आप? रांची। ये पटना। आप कहाँ? पटना से। पटना कोई जाँच स्टेशन पर हुई आपकी? हाँ। कहाँ पर जाँच हुई आपकी? पटना हुई। यहाँ रांची स्टेशन पर? रांची नहीं हुई। रांची स्टेशन पर आप देख सकते हैं किसी तरह की जांच व्यवस्था नहीं है। मेडिकल टीम मौजूद है, लेकिन मेडिकल टीम आप देख सकते हैं किसी तरह की वहां पर कोई जांच नहीं हो रही है। सीधे यात्री निकल के बाहर जा रहे हैं। 2 टीम मेडिकल टीम में 2 महिलाएं वहां मौजूद हैं, महिला कर, लेकिन किसी तरह की कोई जांच को लेकर कोई व्यवस्था नहीं है। न ही किसी यात्री को यह कहा जा रहा है कि आपको रुकना है, आपकी जाँच होगी। लेकिन देख रहे हैं कि यात्री आ रहे हैं, निकल के सीधे यहाँ से जा रहे हैं, और इस गेट से सीधे निकल जा रहे हैं। किसी को भी कोई भी मेडिकल टीम यहाँ पर या कोई भी यहाँ प्रशासन की तरफ से किसी यात्री को यह कहने के लिए मौजूद नहीं है कि आप रुकिए, आपकी जांच होगी। सीधे यात्री निकल के जा रहे हैं यहाँ से। सुबह से अब तक 5 ट्रेनें आ चुकी हैं,
लेकिन यात्री सीधे रांची में प्रवेश कर गए, शहर में प्रवेश कर गए, किसी भी यात्री की मेडिकल जांच स्टेशन पर नहीं हुई। और आप समझ सकते हैं कि जब प्रशासनिक इंतजाम इस तरह के होंगे तो स्वास्थ्य व्यवस्था कोरोना की तीसरी लहर को लेकर जो इंतजाम है कैसे मुकम्मल होगा। संजय कुमार सिन्हा, न्यूज़ 18 रांची। इधर नवादा में न्यूज़ 18 की खबर का एक बार फिर बड़ा असर हुआ है। खबर दिखाए जाने के बाद सदर अस्पताल के जर्जर हो चुके भवन को तोड़ने का काम शुरू कर दिया गया। न्यूज़ 18 ने जर्जर भवन की खबर दिखाई थी और यह भी दिखाया था कि यहां कैसे स्वास्थ्यकर्मी जान जोखिम में डालकर काम करने को मजबूर है। कई सालों से यहां के कर्मचारी जर्जर भवन में काम कर रहे थे। इस दौरान यहां छत टूट कर गिर भी रही थी तो बारिश में पानी टपकता था। कई कर्मचारी जख्मी भी हुए थे, लेकिन खबर दिखाए जाने के बाद जिला प्रशासन ने संज्ञान में लिया और जर्जर भवन को अब तोड़ा जा रहा है। अब यहां जल्द ही नए भवन का निर्माण होगा। यहां स्वास्थ्यकर्मी निर्भीक होकर काम कर सकेंगे। नवादा में न्यूज़ 18 की खबर का एक बार फिर से बड़ा असर हुआ है, जहां पिछले कुछ दिन पहले हमने दिखाए थे कि किस प्रकार से सदर अस्पताल के पुराने इमरजेंसी वार्ड पूरी तरह से जर्जर हो गया था और जर्जर होने के कारण यहां के कर्मी भय के माहौल में काम करने को विवश होते थे। पूरा इमारत पूरी तरह से जर्जर हो गया था। कई जगह से इमारत से पानी रिसा होता था और कई बार भवन के अंदर से कई बड़े मलबे भी गिरे थे, जिसके कारण कुछ लोग यहाँ के जो कर्मी थे घायल भी हुए थे। यह भवन पिछले कई सालों से जर्जर अवस्था में पड़ा हुआ था, मगर कोई इसकी सूझ नहीं ले रहा था। आए दिन यहाँ के कर्मी भय के माहौल में काम करने को मजबूर रहते थे, मगर न्यूज़ 18 ने इस खबर को प्रमुखता से दिखाया और उसका असर यह हुआ कि जिला पदाधिकारी ने इस पूरे भवन को तोड़ने का आदेश देकर नया भवन बनाने का आदेश दिया है। इस वक्त आप जैसा देख सकते हैं भवन को तोड़ने का काम किया जा रहा है और यहाँ के जो कर्मी हैं वो उन्हें दूसरे जगह पे शिफ्ट किया गया है। यहाँ पे एक इस ऑफिस के कर्मचारी है, उनसे हम जानते हैं। बताइए कैसा क्या कुछ यहाँ पे चल रहा है? ये यहाँ पुराना बिल्डिंग था जिसमें सभी कर्मचारी लोग काम कर रहे थे आज से 2 दिन पहले पूर्व तक, और यह बिल्डिंग आज 26 को ढह रही है। पुनः यहाँ फिर दूसरा बिल्डिंग बनेगा, न्यू बिल्डिंग बनने की अथी है। पहले तो काफ़ी दिक्कत हुआ था, बहुत परेशानी हुआ, छूता था घर समूचा जगह का, सब कार्यालय में जितना भी सर सामान था सब मैंने निरस्त हो गया। कुछ बचा हुआ जो कि हम लोग अपने दूसरे जगह ले जाकर शिफ्ट करके रह रहे हैं उस जगह अपना। भाई जो में क्या परेशानी तुम्हारा क्या होता है उसमें? अभी तो केवल मतलब 3 सीमाने पे जाने पे यही परेशानी है कि पानी ज़्यादा खेतों में भरा हुआ, जिससे हम लोग को जाने में दिक्कत है, जो हम लोग ने मुस्तकिल ढूंढ रखे हैं। क्या परेशानी होती है ना, क्या में फील्ड में वर्क करते हो, क्या परेशानी होती है? फील्ड में वर्क अभी तक हम लोग इससे प्रपत्र कलेक्शन कर रहे थे, तो किसी रैयत के पास कागज नहीं है, रसीद नहीं है, उनको ये नहीं पता है कि उनका प्लॉट नंबर कौन सा है। यह बिहार का पहला जिला है जहां जमीन संबंधी विवाद अधिक होने के बाद यहां कार्य जो है डिजिटलाइजेशन का पूरी तरह से जारी कर दी गई है। इसके बाद भूमि संबंधी जानकारी आसानी से उपलब्ध हो पाएगा। ये यहाँ पर बंदोबस्त अधिकारी के अलावे 204 विशेष सर्वेक्षण अमीन लगाया गया है। कानूनगो यहाँ ASO पद सृजित कर दी गई है, जहाँ पर सभी तैनात कर दिए गए हैं और जमीन संबंधी विवाद दूर करने के लिए पूरी तरह से पहल किया गया है। ये मुथा का इलाका है जहाँ कार्य प्रारंभ किए गए हैं और जो हमारे पीछे देख रहे हैं बंदोबस्त कार्यालय से जुड़े सभी अधिकारी पूरी युद्ध स्तर पर जमीन संबंधी विवाद निराकरण करने के लिए यहाँ पर मौजूद हैं। अनिरुद्ध कुमार, न्यूज़ 18 अरवल। बुलेटिन में कुछ और खबरें, लेकिन एक छोटे से ब्रेक के बाद जल्द लौटते हैं। इस न्यूज हेडलाइंस के प्रायोजक पेट सफा आयुर्वेदिक जूस, पेट सफा हर रोग दफा। खबर इस वक्त आ रही है जहां ऑर्केस्ट्रा डांसर के साथ रेप की खबर आई है। नाबालिग बताई जा रही है ये ऑर्केस्ट्रा डांसर, और थाने पहुंचने पर पीड़िता को थाने से भगा भी दिया गया। इलाज के लिए ये नाबालिग ऑर्केस्ट्रा डांसर जो है लगातार भटक रही है। मोहम्मदपुर थाना क्षेत्र की ये घटना है। तो बड़ी खबर गोपालगंज से, जहां एक ऑर्केस्ट्रा डांसर के साथ रेप हुआ है। नाबालिग बताई जा रही है ये ऑर्केस्ट्रा डांसर, और जब ये शिकायत करने थाने पहुंचती है तो थाने में न्याय देने के बजाय इसे वहां से भगा दिया जाता है। फिलहाल ये नाबालिग ऑर्केस्ट्रा डांसर जो है अपने इलाज के लिए दर दर की ठोकर खा रही है। मोहम्मदपुर थाना क्षेत्र की ये घटना है। तो बड़ी खबर देखिए गोपालगंज से, जहां एक नाबालिग डांसर्स के साथ रेप की घटना हुई है, और जब इस घटना की शिकायत करने वो थाने पहुंचती है तो थाने में भी उसे न्याय देने के बजाय वहां से भगा दिया जाता है। अब इलाज के लिए ये नाबालिग जो है दर दर की ठोकरें खा रही है। मोहम्मदपुर थाना क्षेत्र की एक घटना है।
इधर सासाराम में एक युवक ने किन्नर से शादी कर ली। मामला सासाराम अनुमंडल के करगहर की है, जहां गोलू कुमार ने किन्नर से शादी कर ली। बताया जा रहा है कि कुछ दिन पहले एक नाच पार्टी में काम करने के दौरान कैरगहर के गोलू कुमार को पानापुर के किन्नर नंदिनी से प्यार हो गया। बाद में दोनों ने शादी कर ली और कैरगहर में किराए के एक मकान में रहने लगे। जब परिवार वालों को इसकी भनक लगी तो परिवार वालों ने दबाव बनाकर गोलू को नंदिनी से अलग करने की कोशिश की। इसके बाद नंदिनी अपने ससुराल पहुंच गए, जहां किन्नर बहू को देखते ही सास बेहोश हो गई। इस शादी की इलाके भर में चर्चा हो रही है। बताया जा रहा है कि गोलू अपनी किन्नर पत्नी को लेकर करीबी रिश्तेदार के घर चला गया है। उसी में रहते रहते घर पर आते थे, यहाँ एक आदमी दूसरे के घर, वो सही संबंध हो गया। नाच यहाँ नाच होता था, वो सही शादी कर लिया। अपने घर आने के बाद उनको माँ बाप बोल रहे हैं कि हम नहीं रखेंगे, इनको नहीं रखेंगे। तो ये यही और पीएम मोदी की वोकल फॉर लोकल की अपील और उसके बाद केंद्र और बिहार सरकार के मखाना उद्योग को बढ़ावा देने के प्रयासों का मिथिलांचल के युवा कारोबारियों पर खासा असर दिख रहा है। अभी तक मखाना के कच्चे माल के सप्लायर के रूप में पहचान रखने वाले मिथिलांचल में अब मखाना के प्रोसेसिंग और फाइनल प्रोडक्ट तैयार कर उसकी ब्रांडिंग पर जोर दिया जाने लगा है। मधुबनी के बेनीपट्टी प्रखंड में युवा उद्यमी मनीष आनंद ने मखाने की ब्रांडिंग पर जोर देकर मिथिलांचल की पहचान बदल दी है। मिथिलांचल की इस नई पहचान के बारे में बता रहे हमारे सहयोगी अमित रंजन। मनीष जी, आप जैसे अभी तक यहाँ से मधुबनी से मखाना कच्चे माल के रूप में बाहर जाता था, लेकिन आप पिछले 2-3 साल में यहाँ से एक प्रोडक्ट के रूप में मखाना को एक मतलब नया पहचान मिला है मधुबनी को मखाना के जरिए। और आगे क्या कुछ प्लान है और कैसे इसको और आगे आप ले जा रहे हैं, क्योंकि ये माना जाता है कि मखाना से ही मधुबनी या मिथिलांचल की किस्मत बदलती रहेगी, खासकर रोजी रोटी के मामले में। जी, जैसा मैं हमेशा कहता हूं कि जैसे गुड़गांव को मारुति मदर यूनिट से उसकी पहचान हुई और धीरे धीरे 7 यूनिट और भी लगी थी, तो मुझे लगता है कि मिथिला को यहाँ का जो खाद्य पदार्थ है जिसमें मखाना सबसे अच्छा माना जा सकता है, क्योंकि ये भारत में नहीं विश्व में लगभग 80% के आसपास जो है ये मिथिला रीजन में ही होता है। मैं करीब 5 साल पहले 6 साल पहले अपना काम शुरू किया था, लेकिन अपने ब्रांड के साथ हम लोग 3 साल पहले आए हैं। 2018 में हमने मिथिला मखान का पहला प्रोडक्ट लॉन्च किया था, फूल मखाने का। तो अभी तक जो प्रोडक्ट है वो कमोडिटी में ही बिकता था, लेकिन हम लोगों ने उसको कोशिश किया कि हम उसको ब्रांड के तौर पे लेके आएँ। तो उसी में हम लोग के पास इस वक्त जो है वो लगभग 9 रजिस्टर्ड ब्रांड हैं, जिसमें हम लोग मखाने का अलग अलग उत्पाद बनाते हैं, फूल मखाना से लेकर मखाना पाउडर तक। तो पर्पस यही था कि हम लोग इसको जो प्रोडक्ट है मखाना, उसको अलग अलग रूप में कैसे लोग खाएं। अभी तक जो मखाना को खाते थे या तो लोग व्रत में खाते थे, या कोई पूजा में, या हमारे यहाँ जो एक त्यौहार होता है कोजगरा, उसमें खाते थे। लेकिन अब जिस तरह से इसको हेल्थ बेनिफिट के साथ लोगों ने इसको एक्सेप्ट किया है और लोगों को फ़ायदा दिखा है, इसीलिए इसका जो है वो मतलब समझिए लगभग 5 साल में मैं देख रहा हूँ कि 3 गुना इसका प्राइस बढ़ गया है, फार्म प्राइस बढ़ गया। तो नेचुरली किसानों को भी बहुत फ़ायदा हुआ है कि अभी ये जो यहाँ मधुबनी के पानी में यहाँ जो मखाना होगा, इसको मतलब सीधा अमेरिका में भी आपका ऑफिस है, तो यहाँ से सीधा ये जो निकलेगा उत्पाद वो सीधा बाहर अमेरिका तक सीधा इसका लिंक रहेगा। कैसे क्या प्लान है उसके? देखिए, 2 तरीके से हम लोग प्लान करेंगे। अभी क्या था कि हम अगर किसी को यूएस में भेज रहे थे कच्चा माल, तो जैसे बिहार हमेशा से कच्चे माल का सप्लायर जाना जाता है। न डरिए न डराइए, सच जानिए और वही बताइए। प्लीज अफवाह मत फैलाइए। वैक्सीन ही है संजीवनी।